तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं बिजनेस स्टडीज के कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी। सो हियर आई एम। तो हम शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम ROI, EAT और EPS कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रखा है जिसके थ्रू हम ये सब सीखेंगे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर और अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमें 14% डेट गिवन है 4 लाख रुपीस के। इक्विटी शेयर्स गिवन है 10,000 शेयर एट द रेट ₹60 ईच, जिसका मतलब हो गया ₹6 लाख के हमारे पास शेयर्स की वैल्यू है। नेट प्रॉफिट ये मुझे 2 लाख रुपीस बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। और टैक्स रेट मुझे 50% गिवन है। अब सबसे पहले ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। EBIT मुझे ऑलरेडी गिवन है 2 लाख रुपीस। अब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स मुझे 4 लाख रुपीस के गिवन है और इक्विटी शेयर्स मुझे गिवन है 6 लाख रुपीस की। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 6 + 4 10 लाख रुपीस की इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है? 20%। इस तरीके से हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स की। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब होता है कि आपने टैक्स वगैरह डिडक्ट करके क्या क्या हमारे पास चीजें आती हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ जिसकी हेल्प से हम सब कर सकते हैं। एक हमारे पास क्लू होता है EBIT में से हम अपना इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? EBT में से हम अपना टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से तो हम निकाल सकते हैं अर्निंग पर शेयर। ये हमारा प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे EAT पूछा गया है। EAT की हम बात करें तो EBT हमारा कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट मुझे बोला गया है 14% डिबेंचर्स कितने पे है? 4 लाख रुपीस पे। तो 4 लाख का अगर मैं 14% निकालती हूँ तो हमारा क्या आता है? 56,000 रुपीज। अगर मैं 2 लाख में से 56,000 डिडक्ट कर देती तो कितना अमाउंट बचेगा हमारे पास? 1,44,000 रुपीज। अब इसमें से हम अपने टैक्स की बात करते हैं। टैक्स मुझे कितना बोला हुआ है? 50%, यानी कि 1,44,000 का 50% हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72,000। अब जो मेरे पास बचा वो मेरे लिए क्या बचा? 72,000। ये मेरा क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आ चुका है। उसके बाद में हमारे से EPS भी पूछा गया है। EPS कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं? 10,000 मेरे पास कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है तो 7.2 पर शेयर। ये मेरा क्या आ गया? EPS। ये मेरे लिए क्या आ गया? EPS, अर्निंग पर शेयर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये चीजें सीखी है कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। अब बच्चों का ना इस चीज में एक और डाउट आता है, इफ एंड बट अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ना होता, इंटरेस्ट की जगह हम क्या ले सकते थे? इंटरेस्ट हमें जब तक नहीं लेना, अगर मुझे डिबेंचर्स मेरे यहाँ नहीं होते तो मैं अपना इंटरेस्ट मेंशन नहीं करती। एक मैं एग्जांपल से बता देती हूँ आप लोगों को ये वाली चीज भी। ये मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ इस चीज में। अभी तक हमें डिबेंचर्स दिए हुए थे ना, 14% डिबेंचर्स गिवन थे ना हमारे को 14% डिबेंचर्स गिवन थे 4 लाख रुपीस के। इस वाले क्वेश्चन में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीज हमें गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास ये वाली चीज गिवन नहीं है। अगर अब मैं आपका ROI निकालूं
तो कैसे निकलेगा, ये चीज तो सिंपल है, EBIT अपॉन में इन्वेस्टमेंट, EBIT यानी कि नेट प्रॉफिट, मेरा EBIT 2 लाख गिवन है ऑलरेडी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हम यहाँ क्या लेंगे, पहले वाले केस में मेरे पास दो चीजें थी इन्वेस्टमेंट के लिए, 4 लाख रुपीज और 6 लाख जो मेरा इक्विटी शेयर था। बट इस वाले केस में मैंने आप लोगों को बोला कि एज्यूम कर लो ये 4 लाख डिबेंचर्स हमें गिवन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस केस में इधर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, 6 लाख रुपीज, तो ये मेरा आ जाएगा 33.33%। यहां तक, यहां पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल चीजें जा रही है। अगर अब मैं बात करती हूं EAT की, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स की, इसमें आप लोग इजीली फॉर्मेट बनाओ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। EBIT मुझे 2 लाख ऑलरेडी गिवन है। अब इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट तो मेरा जब आता ना जब मैंने डेट पे पैसा लिया होता, जहां पर मुझे चीजों को पेड आउट करना पड़ता, ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, निल, ये EBIT। अब इधर मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, डिबेंचर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया, निल। यही मेरे लिए क्या बन जाएगा, EBT 2 लाख। अब मैं इधर बात करूं टैक्स की, टैक्स रेट तो मेरा वही है 50% पे, तो ये मेरा कितना आ गया, 1 लाख। सिंपल है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा कितना आ गया, 1 लाख। अब मैं EPS यहीं से निकालूं तो इजीली निकल जाएगा, 1 लाख मेरा ये है ही, 10,000 के मेरे शेयर्स हैं, तो मेरा 10 पर शेयर क्या आ गया, EPS। अगर ये क्वेश्चन आता है विद इंटरेस्ट, अगर हमारे पास डिबेंचर्स है तो ही आप इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी डिडक्ट करने की नीड नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। इसके अंदर हमारे 3 टायर होते हैं। 3 टायर में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, उसके बाद में आता है हमारा स्टेट, इसके बाद आता है नेशनल। अब इन तीनों में क्या होता है, जब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन की, तो इसके अंदर अगर मेरी अमाउंट, जितना भी डिफॉल्ट का अमाउंट है, जितने भी हमारे को कंप्लेन फाइल करनी है, अगर उस कंप्लेन की अमाउंट 1 करोड़ से लेस है, 1 CR से लेस है, तो मैं अटक गया यार, ये रुक जा, मैं ना नमन को समझा दूंगी। डिस्ट्रिक्ट के केस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जब भी हमें डिस्ट्रिक्ट के पास कंप्लेन फाइल करने पड़ती है, तो जो भी हमारी कंप्लेन की अमाउंट है वो 1 CR से लेस होनी चाहिए। अगर वो 1 CR से एक्सीड करेगी तो हम स्टेट पे शिफ्ट कर जाएंगे, अदरवाइज हम किसके अंदर रहेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इफ एंड बट हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं और अगर वो चीज से कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट रेड्रेसल कमीशन से, तो वो विद इन 45 डेज स्टेट कमीशन पे अपील कर सकती है। विद इन 45 डेज स्टेट कमीशन पे जाके वो अपील कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए स्टेट की, इस वाले केस में 1 CR से 10 CR तक की लिमिट होती है, आप 10 CR से एक्सीड नहीं कर सकते। इसमें भी सेम केस है, अगर आप लोग स्टेट रेड्रेसल कमीशन से कि कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई जो भी स्टेट कमीशन में हमें डिसीजन दिया गया था वो सही नहीं है, तो इस वाले केस में ये नेशनल पे जाके, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन पे जाके 30 डेज के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं अब बात करूं नेशनल की, तो नेशनल के केस में आपकी जो अमाउंट है वो 10 CR से एक्सीड करेगी, तब आप जाओगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के पास। इस केस के अंदर अगर एग्रीव्ड पार्टी सेम सेटिस्फाइड नहीं होती है इफ एंड बट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन से, तो एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकती है विद इन 30 डेज।
अभी ये तीनों जो ये भी हमारे जितने भी हमारे 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये आप लोगों को केस स्टडी फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको ये दे दिया जाएगा कि भाई 6 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई 6 लाख का डिफॉल्ट हुआ है, इसमें कौन सा कमीशन लगेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते, जैसे कि 60 लाख है, 60 लाख यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, क्योंकि 1 CR से लेस वाला कौन देखता है, नेशनल वाले देखेंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन वालों से अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर कोई भी मेरी एग्रीव्ड पार्टी है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से, तो विद इन 45 डेज स्टेट पे शिफ्ट हो सकती है। अगर ये अमाउंट मेरी दूसरी होती, मतलब कि 2 CR होती, तो मैं किस पे सबसे पहले ही मैं जाती किसके पास, अपने अपील के लिए स्टेट के पास। इफ एंड बट अगर मैं वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तो मैं किसके पास जाऊंगी, नेशनल के पास। बट यहाँ पर कितने हैं हमारे लिए, 30 डेज हैं। ये याद रखना, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के केस में 45 डेज है, अदरवाइज मुझे 30 डेज में अपील करना है इफ एंड बट मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तो। इसके बाद हम बात करते हैं प्लानिंग एंड इट्स प्रोसेस। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एक चीज जरूर याद रखना, प्रोसेस आप चाहे किसी के भी याद करो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जिसके भी आपको लैंग्वेज याद होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ऐसे आ जाएगा कि आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा, आपको बाकी के खुद से लिखने पड़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब होता है what to do, how to do। उसके बाद में हम बात करेंगे when to do। एक लास्ट who is to do। ये चारों चीजें हैं हम जो प्लानिंग में जाके रेफर करते हैं कि भाई काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ताकि हम लोग जितने भी हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर पाए, इजीली अचीव कर पाए। ये सारी चीजें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमें किसी फंक्शन में भी जाना हो, हम पहले देखते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे हम तैयारी करके उस चीजों को चलते हैं प्लानिंग के अंदर। अब इसकी बात करते हैं प्रोसेस की। ये आप लोगों को केस स्टडीज में देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को केस स्टडी में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात, इसके प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे प्लानिंग किस चीज को लेके करनी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे प्लानिंग किस चीज को लेके करनी है तो आप क्या ही प्लान करोगे ना। तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे प्लान करके चलना है। जैसे अगर मैं बिजनेस में बात करूँ, क्या सोचेंगे कि भाई हम अपना प्रॉफिट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा कैसे आएगा, तो उसी मोर इफेक्टिव वे में अपनी प्लानिंग को करते हैं। उसके बाद में है सेकेंड, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है आप एजम्पशंस पे चलते हो, आप एजम्पशंस पे चलते हो अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर को लेके आप ये चलते हो कि हाँ भाई आज मैंने लाख लगाया तो कल मुझे 1.5 लाख मिले, 2 लाख मिले। ये सारे आप डेवलप करके चलोगे। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया कि हाँ मुझे इस चीज पे काम करना है। उसके बाद में डेवलपिंग प्रीमाइसेस में आप एजम्पशंस पे चलोगे अपने फ्यूचर को लेके। अब आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इसका ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ एंड बट किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से या किसी भी डायनामिक कंडीशंस की वजह से, किसी भी रीजन से, एनी ऑफ रीजंस, अगर कुछ भी मेरे प्लानिंग में चेंज आता है तो मुझे उसके लिए अपना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रखना पड़ता है। मुझे उसके लिए अपना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपना ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, सेटिंग करना ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में मैं डेवलप करूंगी अपने प्रीमाइसेस को। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की भाई अगर इफ एंड बट मेरा कोई प्लान है, मेरा प्लान ए था, अगर वो फेल कर जाता है तो मेरा प्लान बी रेडी होना चाहिए। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर जो भी मैंने अपना ऑल्टरनेटिव कोर्स सोचा है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सोचा है, अगर ए प्लान फेल हो जाता है बी के लिए, तो इसके अंदर मैं अपने दोनों एस्पेक्ट्स लेके चलूंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मान लो मैंने अपने 2-3 सब्स्टिट्यूट्स तो निकाल लिए, तो मुझे उन दोनों सब्स्टिट्यूट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने जो ऑल्टरनेटिव प्लान चूज करा है उसके जो एस्पेक्ट्स है वो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम आ रही है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैं पहले से ही क्या करेंगे, प्लान करके चलेंगे।
तो इवैल्यूएटिंग के अंदर हम अपने ये देखते हैं कि जो भी मेरे ऑल्टरनेटिव कोर्स है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब एनालाइज कर लिया, जब मैंने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स एनालाइज कर लिए, उसके बाद में मैं ये देखूंगी जिसके ज्यादा पॉजिटिव होंगे वो मैं अपना ऑल्टरनेटिव को चूज कर लूंगी। उसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद सारी चीज समराइज हो जाएगी। इस चीज को हम क्या करेंगे, अपने प्लान में इंप्लीमेंट कर देंगे। जो भी हमने जिस तरीके से प्लानिंग करी है उस चीज को मैं क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। समझ में आते हैं? एक बार गो थ्रू कर लो ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, किस चीज को आप क्या करने हो, किस चीज पे आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद में डेवलप करोगे प्लानिंग प्रीमाइसेस की, आज मैं ये कर रहा हूं तो आगे जाके क्या होगा, अबाउट द फ्यूचर एजम्पशंस लेके चलनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की, भाई अगर मेरा प्लान है फेल होता है तो प्लान भी क्या होगा। उसके बाद में हम चलते हैं इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसके अंदर जो भी मैंने अपने ऑल्टरनेटिव चूज करे हैं उसमें मैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दोनों को अलग लेके चलूंगी। उसके बाद में बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जब मैंने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सारे रख लिए तो उसमें से जिसके ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे मैं उसको एज अ ऑल्टरनेटिव चूज कर लूंगी। उसके बाद में क्या आता है, जो भी हमने चीजें करी है उसको समराइज करो और अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर दो। क्लियर? अब आते हैं हम अपने 4 टॉपिक की तरफ, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी एग्जाम में काफी बार आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, कि सीधा आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं या आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। सबसे पहले डेलीगेशन। डेलीगेशन सबसे नैरो चीज हो गई, ये एक नैरो टर्म होती है। ये क्या होती है, एक नैरो टर्म। और डिसेंट्रलाइजेशन मेरे लिए क्या होती है, एक वाइडर टर्म। ये जरूर याद रखना कि जो डेलीगेशन है नैरो होती है और डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए वाइडर टर्म होती है। डेलीगेशन क्या होता है कि भाई हमारा कोई भी सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे दिए, ठीक है। ये चीज हम किस में करते हैं, डेलीगेशन के अंदर। और ये बेसिकली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ये किस लिए रहता है, हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम डेलीगेशन यूज करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, एक हेड होगा, उसके नीचे कितने होंगे, सब डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कि एक कोई भी मैनेजमेंट वगैरह, उसके अंदर हमारे सब डिपार्टमेंट्स आ गए, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट वाइज चले जाएंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डिपार्टमेंट। आंसरेबल कौन होगा, डिपार्टमेंट। यहाँ डेलीगेशन के पॉइंट में आप देखो तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सुपीरियर की, ना कि सबऑर्डिनेट की। ये चीज याद रखना कि डेलीगेशन में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर पर लाया करती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि जो उनका हेड होता है उन्होंने सब डिपार्टमेंट वाइज सबको अथॉरिटी दे दी होती है। अब एक एक करके बात करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है, कि वो वर्क देते हैं दूसरों को, अथॉरिटी वगैरह देते हैं, ये हैंड ओवर करते हैं। जस्ट ये अपना बर्डन कम करते हैं कि अपना काम इन्होंने किसी और पे हैंड ओवर कर दिया। इसलिए ये किस लिए यूज करे जाते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर ज्यादा लोगों की नीड नहीं होगी। अब डिसेंट्रलाइजेशन में इसमें अथॉरिटी किसको दी जाती है, इसमें सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दी जाएगी। टॉप हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, या सुपरवाइजरी में हो गया, कहीं पे भी हो गया, ठीक है। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे दी जाती है। उसके बाद में डेलीगेशन इज कॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या हो गया कि भाई स्मॉल था ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो भाई आपने सिर्फ एक सुपीरियर था, एक सबऑर्डिनेट था, आपने दैट शीट इतना करके खत्म कर दिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्ट होता है डेलीगेशन का। पहले मेरा बिजनेस छोटा था तो मैंने क्या करा कि एक सबऑर्डिनेट था, एक सुपीरियर था, एक सबऑर्डिनेट था, काम हो गया, ठीक है भाई। लेकिन जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ तो मैं अकेले तो सब नहीं देख सकती, तो उसके लिए मैंने क्या करा, डिपार्टमेंट वाइज सब लोगों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में डेलीगेशन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुपीरियर से कहा जाएगा सबऑर्डिनेट पे। उसके बाद में इसमें क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चीजों को दे दिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट में चीजों को दे दिया। सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज अलग, फाइनेंस अलग, और भी 100 चीजें हो, सब अलग अलग हो जाएंगी। ये एक नैरो टर्म होता है क्योंकि इसके अंदर खाली कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं। ये वाइडर टर्म होता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज चीजें होती हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होता है डेलीगेशन के अंदर, हमारा सुपीरियर।
डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेदर देन टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद में डेलीगेशन एसेंशियल होता है हमारे लिए कोई भी वर्क करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज करा जाता है। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है, क्योंकि मेनली डिसेंट्रलाइजेशन कौन यूज करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमारी यूज करती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन एंड देयर फैक्टर्स। अब डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कितना पार्ट ऑफ अर्निंग का आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स के बीच में। डिविडेंड डिसीजन मतलब होता है हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग should be distributed among shareholders by way of dividend। सो डिविडेंड डिसीजन हमारे को ये कहता है कि कितना पार्ट ऑफ मनी का हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। आप जितने जो भी हमारे शेयर होल्डर्स को है उनको कितना डिविडेंड पे करोगे, ठीक है। ये सारा हमारे पास अर्निंग आएगी कहाँ से भाई? ये अर्निंग हमारी आती है हमारे प्रॉफिट में से। और खाली ये नहीं कि आपके पास प्रॉफिट आया, ये नहीं कि आपने ये सारा का सारा प्रॉफिट भाई उठा के दे दिया, लो भाई डिविडेंड। नो, हमें ये भी सोच के चलना पड़ता है कि हमें रिटेन्ड अर्निंग कितनी रखनी है। रिटेन्ड अर्निंग, अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है जो भी आपने अपना प्रॉफिट रखा है, जो भी आपने अपना प्रॉफिट अर्न किया है, उसमें से आप कुछ पार्ट क्या करते हो, अपने आगे के लिए रख लेते हो, यूटिलाइज एज अ रिजर्व आप उसको रखते हो, कंट्रोल करके चलते हो। तो आप लोगों को डिविडेंड डिसीजंस के अंदर ये चीजें सोच के चलना पड़ती है कि कितना पार्ट ऑफ फंडिंग का आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स के बीच में, और साथ के साथ ये भी सोच के चलना पड़ेगा कितना पार्ट है आप अपना एज रिटेन्ड अर्निंग होल्ड करके चलोगे, क्योंकि आपको रिटेन्ड अर्निंग रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैंने कुछ प्रॉफिट आया, मैंने उसमें से रिटेन्ड अर्निंग अलग कर दी और डिविडेंड बांट दिया। अब इसके कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे जो मेरी इन चीजों को इफेक्ट करेंगे। अब हम उनकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग कैसे इफेक्ट करेगी मेरे डिविडेंड डिसीजंस को भाई? पास्ट और करंट ईयर के ही प्रॉफिट्स हैं, हमारे पास पास्ट और करंट ईयर के ही प्रॉफिट है, तो भाई मैं पास्ट या करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो जो हमारी अमाउंट ऑफ अर्निंग है वो पास्ट का प्रॉफिट अगर मेरा कम होगा तो ऑब्वियसली मैं डिविडेंड ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। अगर मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा तो भी मुझे डिविडेंड देने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ अर्निंग जो मेरा पास्ट और करंट ईयर के प्रॉफिट है, ये वाली चीज मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर मेरी इनकम, अगर मेरी अर्निंग स्टेबल होगी, अगर मेरी अर्निंग स्टेबल होगी तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हायर डिविडेंड आराम से पे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी अनस्टेबल अर्निंग होगी, भाई कांस्टेंट ही नहीं है, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है अर्निंग में भाई, तो फिर डिविडेंड मैं हायर नहीं पे कर पाऊंगी। डिविडेंड हायर पेड नहीं होगा, फिर मेरा डिविडेंड लो में चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारी अर्निंग स्टेबल होती है तो हम उस चीज़ में हाई पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हायर डिविडेंड दे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरी अर्निंग ही अनस्टेबल है तो उस चीज़ में मैं डिविडेंड हाई पे नहीं कर सकते, उस चीज़ में कंपनी क्या करती है, लो डिविडेंड पे करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि आपने पास्ट ईयर तो भाई 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब की बार आपने
2%, 3% कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके डिविडेंड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। या तो आप इंक्रीज मत करो, 5 पे चलते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको इंक्रीज कर दो, बेशक 6 कर दो, 10 कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अपने डिविडेंड में स्टेबिलिटी रखनी है, इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज। इसके बाद में आते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या होगा? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बात करता है कि कंपनी की ग्रोथ, अगर कंपनी का मेन मोटिव ये जा रहा है कि भाई मुझे ग्रोथ करनी है, क्या करनी है? ग्रोथ। अगर मेरा कंपनी का मोटिव ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे जा रहा है, तो इस वाले केस में हमें डिविडेंड हम क्या करेंगे? लेस डिक्लेयर करते हैं। लेस क्यों डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि इस वाले केस में जब हमारे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है कि मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज करनी है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? अपनी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा कर देते हैं। क्यों रिटेन्ड अर्निंग क्यों ज्यादा कर देते हैं? क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे कैपिटल की नीड होती है, जो हम रिटेन्ड अर्निंग में से यूटिलाइज करते हैं। तो इस वाले केस में डिविडेंड लेस हो जाता है और रिटेन्ड अर्निंग हम ज्यादा होल्ड करके चलते हैं। उसके बाद में कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में हमारे डिविडेंड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देता है। अगर मेरी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा चल रहा है, तो उस वाले केस में मैं डिविडेंड को हाई डिक्लेयर कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर कैश फ्लो मेरा नेगेटिव में जा रहा है, तो उस वाले केस में डिविडेंड को हम हाई नहीं कर सकते। अब बात आती है टैक्स ऑन डिविडेंड। अगर डिविडेंड पर टैक्स हाई लग रहा है, या फिर ऐसे लिख लो टैक्स ऑन डिविडेंड, अगर टैक्स ऑन डिविडेंड मेरा हाई है, इस वाले केस में मैं क्या करूंगी? डिविडेंड लो होगा। डिविडेंड जो भी मेरा डिक्लेयर होगा वो क्या होगा? लो होगा। लेकिन अगर लो डिविडेंड ऑन टैक्स है कि भाई टैक्स पे मेरा जो डिविडेंड है वो ही कम लग रहा है, तो उस वाले केस में मैं अपना हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। उस चीज में हमारे को कोई इशू नहीं आएगा। तो ये सारे आपके फैक्टर्स है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। एक बारी मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग में क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ अर्निंग इसलिए इम्पैक्ट करता है क्योंकि हमारा जो भी डिविडेंड है, जितना भी हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अर्निंग में से, उसमें सबसे पहले पास्ट प्रॉफिट और करंट प्रॉफिट में से करता है, इसलिए मेरा फैक्टर इफेक्ट करता है। उसके बाद में बात आती है भाई स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर मेरी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हायर डिविडेंड पे करो क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन अगर मेरी कंपनी अनस्टेबल अर्निंग से चल रही है तो उस वाले केस में मुझे डिविडेंड लो ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कि भाई मेरी जो कंपनी है उसने डिसाइड कर रखा है कि मेरा जो डिविडेंड है वो स्टेबल रखेंगे, 555 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो लेकिन हमें डिक्रीज नहीं करना है इस चीज को। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी इंपैक्ट करेगा। कैसे करेगा? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसलिए इंपैक्ट करेगा, अगर मेरा एम ही ये है कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उस चीज के लिए मुझे अपना रिटेन अर्निंग को होल्ड ज्यादा करके चलना पड़ेगा। अगर मेरी रिटेन अर्निंग में होल्ड रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मेरी कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ करना चाहती है, तो उस वाले केस में कंपनी क्या करेगी? रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होल्ड करेगी, जिस वजह से ताकि वो लोग फिक्स्ड कैपिटल में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। उस वजह से क्या होगा? मुझे अपना डिविडेंड लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी चल रही है तो मैं डिविडेंड अच्छे से दे सकती हूँ, हाई डिविडेंड पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है तो उस वाले केस में हम लेस डिविडेंड पे करेंगे। टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं रीडिंग के लिए, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करें और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको दिखता है कि आप लोगों को नहीं आता, कोई इशू नहीं है, एट लास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप वो लोग क्वेश्चंस करना जिसमें आपको लगता है कि भाई हमारे को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस को आप एनालाइज करो, देखो, सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए वो क्वेश्चंस, फिर केस स्टडीज पे जाओ। जो केस स्टडी आपको ज्यादा अच्छे से आती हो वो अटेम्प्ट करो, प्रॉपर लाइन वाइज ए बी प्रॉपर पार्ट्स करके। हेडिंग्स दो, जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर आपको कोई केस स्टडी आई, ठीक है, आपको फर्स्ट दे दिया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आगे के आपको खुद लिखने हैं।
उनके बुलेट पे लिखो, पहले जो आपका मेन है वो लिखो और फिर अंदर का कंटेंट एक्सप्लेन करो। आपको अपनी बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। इफ़ एंड बट कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई इशू नहीं है, कोई केस स्टडी है नहीं आ रही है, 2 बारी रीड करो, उसके जो पार्ट्स है पहले वो पढ़ लो कि भाई वो हमें आ रहे हैं या नहीं, उससे एनालाइज हो रहा है या नहीं, फिर आंसर्स देखने की कोशिश करो। सो बच्चों, ये थी आप लोगों के टिप्स एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।